हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो शुरू हुआ है पिछले क्लास से यानी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने पार्ट नंबर 1 देख लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन से हमारे पास यानी इंडियंस के पास गवर्नमेंट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो ट्रांजिशन फेज कैसा था, कैसे इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन किया गया, कितने पार्ट्स कितने मेंबर सीट्स इंडिया के पास रहे, प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन किया नहीं किया, या फिर कितने सीट्स कितने मेंबर सीट्स पाकिस्तान के पास चले गए। ठीक है, वो सारा चीज हमने देख लिया। आज के सेशन हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कैसे हो रहा है। एंड मैं पहले से एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि आज का सेशन बहुत नंबर्स से घिरा हुआ और हल्का सा बोरिंग हो सकता है, क्योंकि हार्डली ऐसा कोई पार्ट होगा जिसमें मुझे शायद इलेबोरेट करना पड़े या एक्सप्लेन करना पड़े। ऐसा कुछ पार्ट इतना ज्यादा नहीं है, बस मैं एक स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा। हालांकि इस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फैक्चुअल पार्ट है, बट ज्यादा इलेबोरेशन नहीं होगा इसमें, ज्यादातर नंबर्स वाले पार्ट है। अब आपको नोट्स अभी नहीं बनाना है इसमें, ठीक है, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहो एंड आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपको कितना लिखना है, क्योंकि मैं लास्ट में एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो एमसीक्यूज का मैंने जो सिलेक्शन किया है, उसका जो माइंडसेट है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। बट शुरू करने से पहले एज ऑलवेज लेट्स सी द रिकैप। देखो, who put forward the idea of a constituent assembly for India? सबसे पहले इसका नाम सुना गया था किसके मुंह से? एमएन रॉय के मुंह से। नेक्स्ट, in which year did the Indian National Congress officially demanded होना चाहिए, demanded a constituent assembly for the first time? 1935. Next, who declared that the constitution must be framed by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise, यानी एज के बेसिस पे इलेक्शन का राइट मिलना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑगस्ट ऑफर इन 1940? उसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस क्या था? इंपॉर्टेंस यही था कि ब्रिटिशर्स ने ये मान लिया था कि हाँ चलो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को मिलेगा, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, तो एक्सेप्ट कर दिया गया था। रिजेक्ट तो हम लोगों ने किया था, इंडियंस ने किया था। सिग्निफिकेंस में रिजेक्ट मत लिख देना। व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? मार्च 1946। और मई में क्या किया? मई में अपना रिपोर्ट, अपना प्लान पब्लिश किया। Who served as the Viceroy and the Governor General of India during the arrival of cabinet mission? कैबिनेट मिशन जब आया, माउंटबेटन नहीं होगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, विस्काउंट वेवेल। Who was the Vice President of the Interim Government Council in 1946? जो कि ब्रिटिशर्स के अधीन था। ये वाला जो इंटरिम गवर्नमेंट काउंसिल था, ये तो वाइसरॉय का काउंसिल था ना, इसमें वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एंड फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? एंड प्रोबेबली आप लोग एक बार चेक कर लेना, कमेंट में लिखना मुझे। प्रोबेबली मुझे जहां तक याद है सबसे लंबा कार्यकाल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, आई मीन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से इन्हीं का था। ओके, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द जवाहरलाल नेहरू's फर्स्ट कैबिनेट? 15 members. Next, when was the first general election held in India after independence? अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक। चलो, रिकैप खत्म करने के बाद अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, अब कमिटीज क्यों बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत एक बड़ा सा चीज है, बहुत वाइड स्कोप चीज है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एरियाज को कवर किया जाएगा, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमको माइंड में रख के फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे हमारे घर पे फंक्शन होता है, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, शादी हो गया, तो हम लोग बहुत सारे मतलब टीम लीडर्स, बहुत सारे सुपरविजन करने के लिए लीडर्स बना देते हैं कि जो भी जैसे ताऊ जी है तो वो खाने पीने का देखेंगे, चाचा जी है तो वो मतलब डेकोरेशन का कुर्सी वुर्सी लगाए कि नहीं वो सब सारा देखेंगे, ठीक है। पापा है तो पापा इनविटेशन का पार्ट देख लेंगे, मम्मी है तो मम्मी घर के अंदर जो भी रिलेटिव्स वगैरह रह रहे हैं उनका मतलब खाना पीना वो सब मम्मी देख लेगी। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो आवारा की तरह मस्ती मारेंगे, ठीक है। तो एनीवेज, तो जैसे घर में ये स्मॉल स्केल एक चीज हो गया कि छोटा सा कोई फंक्शन होता है तो उसमें टीम लीडर्स अपॉइंट किया जाता है, कोई कमिटीज अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बड़े स्केल में आप देखो, लार्ज स्केल में कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि बहुत एक वाइड स्प्रेड चीज है, बहुत ही इसका स्कोप ज्यादा है,
ठीक है, बहुत एरियाज एंड सेगमेंट्स को कवर करेगा, इसलिए हमने कमिटीज बना दिया, ठीक है, सो दैट कोई भी दिक्कत ना हो, मतलब हैप्पीजर्ड वे में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने 8 कमिटीज बनाया जो मेजर कमिटीज है, जो यानी किसी भी देश को चलने के लिए जो 7-8 इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत होती है, वो स्तंभ जो होता है, ठीक है, उनको लेके डिस्कशन होगा। एंड जो बाकी और भी छोटे मोटे मतलब कमिटीज है, छोटे मोटे एरियाज जो है, उनको देखने के लिए और भी माइनर कमिटीज बनाए गए। तो हम लोग एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज को, ठीक है। तो जैसे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विद डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, जैसा कि मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क है उनके लिए, ओके। आउट ऑफ दीज 8 वर मेजर कमिटीज, तो 8 तो मेजर कमिटीज है, एंड द अदर्स वर माइनर कमिटीज, बाकी माइनर कमिटीज है। द नेम्स ऑफ दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन वर गिवन बिलो, ठीक है। तो नाम और कमिटी का नाम और चेयरमैन का नाम नीचे दिया गया है। तो देख लो यहाँ पे मेजर कमिटीज पहले देखते हैं। यूनियन पावर्स कमिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी है इसका चेयरमैन। आप जेएनयू से याद रख सकते हो, JNU, इसको काट दो, ठीक है। तो या इसको नहीं भी काट सकते हो, जवाहरलाल नेहरू आप याद रख सकते हो, ठीक है। चलो इसको रहने दो। तो JN से हो गया जवाहरलाल नेहरू, और यू से क्या हो गया? यूनियन पावर्स कमिटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन सरदार पटेल जी हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, क्योंकि बाकी सारे कमिटीज अपना रूल्स एंड रेगुलेशन का ड्राफ्ट क्रिएट करके इनको ही देंगी, और यही कमिटी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट रेडी करेगी, ठीक है। BR अम्बेडकर जी हैं, फेमस BR अम्बेडकर जी हैं इसके चेयरमैन, ठीक है, ओके। एडवाइजरी कमिटी, एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इसके चेयरमैन सरदार पटेल जी हैं। अब क्योंकि ये वाला जो कमिटी है, इसका वर्क्स को बहुत लार्ज है, बहुत एरियाज को देख रहा है, इसलिए इस कमिटी में और भी 5 सब कमिटीज बनाए गए। जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो सब कमिटी है, इसके चेयरमैन JB कृपलानी जी है। माइनॉरिटीज के जो सब कमिटी है, इसके चेयरमैन AC मुखर्जी जी हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम, असम्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, असम्स एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज का जो सब कमिटी है, इसके चेयरमैन है गोपीनाथ बोरदोलोई जी, जिनके नाम पे ही गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, असम को छोड़ के बाकी जो पार्ट है, ये जो सब कमिटी है, इसके चेयरमैन है AV ठक्कर जी, ओके। और एक कमिटी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड सब कमिटी। अब इस कमिटी को क्या किया गया? बेसिकली इस कमिटी को कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि कमिटी बन पहले गई थी, यानी डिसीजन पहले ले लिया गया था कि ऐसा करके कोई कमिटी बनेगा, एक ऑर्डर मान लो पास किया गया था, एक सर्कुलर फॉर्मल ऑर्डर, ठीक है। बट बाद में कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट आप समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? कि अगर कश्मीर है, ठीक है, अगर कश्मीर है यहाँ पे, तो कश्मीर के इस साइड में नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वहां पे पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला जो एरिया है, वो बाद में पाकिस्तान के कंट्रोल में, पाकिस्तान के अधीन चला गया था। तो वहां पे फिर मतलब इसके बेसिस पे कोई और कमिटी बनाने का जरूरत नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। अच्छा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, इसके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट्स कमिटी, कमिटी फॉर निगोशिएटिंग विद स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट्स का जो कोई भी निगोशिएशन होगा किसी भी मामले में, स्टीयरिंग कमिटी के चेयरमैन कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी है, ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे 8 इंपॉर्टेंट कमिटीज। माइनर कमिटीज एक बार आप लोग बस ग्लांस दे दीजिए, ठीक है, सारा नहीं सीखना है। फिनेंस वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउसिंग कमिटी, हाउस कमिटी, फिर ऑर्डर ऑफ बिजनेस, ठीक है, आप लोग एक बार ग्लांस दे दीजिए। सारे नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ओके। एडहॉक कमिटी, एडहॉक मतलब टेम्परेरी होता है, ठीक है। एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, ये देख लीजिएगा। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये देख लेना आप लोग। एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, ये देख लीजिए, ठीक है। ये सारा है, इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ। कमिटी ऑन चीफ, ये नहीं चाहिए हमको, मतलब नहीं चाहिए इन द सेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो आप कोई भी चीज सीखोगे, मैंने नोट्स में डाला है तो इंपॉर्टेंट है, बट उसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब जितना ज्यादा सीखोगे उतना सेफ रहोगे, सेफ साइड के लिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है, ओके। एक्सपर्ट कमिटी ऑन द फाइनेंशियल प्रोविंसेस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिंग्विस्टिक
प्रोविंसेस कमीशन ये हो गया, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेस गैलरी कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया, एडहॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज है, आई मीन माइनर कमिटीज है। यहां पे आप लोग कुछ कुछ देख लेना कि कौन कौन असेंबली के मेंबर नहीं है बट वो इन माइनर कमिटीज के मेंबर हैं, ठीक है। कौन कौन असेंबली के तो मेंबर नहीं है बट माइनर कमिटीज के मेंबर हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंटिन्यू करते हुए अभी हम लोग आ रहे हैं ड्राफ्टिंग कमिटी पे, बिकॉज इसी से सारा डिस्कशन शुरू होने वाला है, ठीक है। ओके, अब ड्राफ्टिंग कमिटी वो कमिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट रेडी करेगी। ड्राफ्ट मतलब आपको पता है, ड्राफ्ट मतलब एक डेमो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि आप कोई भी एक स्कूल का प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई भी एक स्कूल का प्रोजेक्ट है कि आप एक दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सल्तनत जो हम लोग बोलते हैं उस पे एक प्रोजेक्ट रेडी करो, ठीक है, थोड़ा पिक्चर विक्चर डाल के प्रोजेक्ट रेडी करो। तो आप सबसे पहले मुझे एक मतलब आउटलाइन बताओगे कि सर ऐसे करेंगे हम लोग कि सबसे पहले ये डायनेस्टी देंगे और साथ में पिक्चर्स देंगे और पिक्चर्स दे दे के इनके बारे में बताएंगे। फिर तो ये क्या हो रहा है, एक आउटलाइन, एक ड्राफ्ट रेडी करके आप मुझे बता रहे हो, ये फाइनल प्रोजेक्ट नहीं है। और इसी ड्राफ्ट को आउटलाइन बना के पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनली पब्लिश होगा, ठीक है। तो पूरा एक ड्राफ्ट एक रेडी किया गया, एक डेमो, एक प्रोटोटाइप, स्पेसिमेन, ये सारा सिनोनिमस वर्ड है, ठीक है, ये रेडी किया गया एंड इसी पे फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी इस इंपॉर्टेंट काम को संभालती है और बाकी सारे कमिटीज क्या करते हैं, वो लोग ड्राफ्टिंग कमेटी को अपना सबमिशन देते हैं कि चलो फंडामेंटल राइट्स कमेटी वाला जो पार्ट था, चलो हमने ये सारे चीज तैयार किए हैं, अभी ये आपको सौंप देते हैं, इस पे बाद में चर्चा होगी। फिर कोई मान लो एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग है, उन्होंने कुछ बनाया, आपको सौंप दिया, इस पे बाद में चर्चा होगी। ऐसा करते करते ड्राफ्टिंग कमेटी के पास इतना सारा ड्राफ्ट जमा हो गया, ठीक है। उन्होंने सबको कंपाइल अप करके अभी एक वो लोग शुरू करने वाले डिस्कशन। उस डिस्कशन को क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ड्राफ्टिंग कमेटी का मीनिंग। ओके, कब सेटअप किया गया, अगस्त 29, 1947, डेट इंपॉर्टेंट है। टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स, ठीक है, 7 मेंबर्स थे, 7 इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। बी.आर. अम्बेडकर जी चेयरमैन थे, ठीक है, गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, के एम मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला जी थे, एन माधवराव जी थे। ही रिप्लेस्ड बी.एल. मित्तर हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज हुए थे। टी.टी. कृष्णमाचारी जी थे, ही रिप्लेस्ड डी.पी. खेतान जी हु डाइड इन 1948, ठीक है। तो ये 7 मेंबर्स थे, ठीक है, यहाँ पे फोटो डाल रखा है मैंने। चलो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फर्स्ट ड्राफ्ट, जो फर्स्ट एक डेमो रेडी किया गया, ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट जो रेडी किया गया वो कब रेडी किया गया, विच वाज पब्लिश्ड इन February 1948। सेकेंड ड्राफ्ट रेडी किया गया, फिर उसमें देखो फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी किया गया, उसको पब्लिश किया गया, फिर लोगों ने उसको देखा और भी बहुत जितने भी मेंबर्स थे सबने उसको देखा, देख के बहुत सारे सजेशंस दिए कि नहीं इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। फिर सेकेंड ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, ठीक है, फिर से लोगों ने उसको देखा, देख के अपने सजेशंस दिए, अपने एडवाइसेस दिए, ठीक है। फिर फाइनल ड्राफ्ट रेडी किया गया नवंबर के 4 तारीख को 1948 को, ठीक है, वो पब्लिश किया गया नवंबर 4 तारीख 1948। अब क्या होगा सुनो, हाँ, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, ये अलग चीज है। अब क्या होगा, अब इसमें रीडिंग्स होगा, रीडिंग्स यानी डिस्कशंस, ठीक है। तो अब इसमें डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, इनको रीडिंग बोला जाता है कि कोई इसको रीडिंग इसलिए बोला जाता है, कोई इसको पढ़ेगा, ठीक है, कोई इसको पढ़ेगा और बाकी सब लोग मिलके, और जो पढ़ा है वो भी वो इंसान खुद और बाकी सब लोग मिलके इस चीज पे डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अच्छा इसको अगर हम लोग थोड़ा ऐसा मॉडिफाई करें तो क्या होगा। देखो जो 60-70% मॉडिफिकेशन है वो तो हो गया, कैसे हुआ, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट रेडी हो गया। अब इसमें और थोड़ा क्या रीटच किया जा सकता है, और थोड़ा इसमें एकदम फाइनल गार्निशिंग क्या किया जा सकता है, उस पर चर्चा होगी।
तो फर्स्ट रीडिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो बस सिर्फ 4-5 दिन के लिए था। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, जो फर्स्ट रीडिंग है वो नवंबर के 4 तारीख से लेकर के नवंबर के 9 तारीख तक था 1948। तो ये फर्स्ट रीडिंग तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सेकंड रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी कभी कभार बन जाता है। सेकंड रीडिंग एकदम क्लॉज बाय क्लॉज, लाइन बाय लाइंस, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, यानी एकदम अंदर की बात, एकदम डीप लेवल का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड रीडिंग हुआ नवंबर 15, ठीक है, नवंबर 15 1948 एंड एंडेड ऑन अक्टूबर 17 1949। तो आप समझ लो करीबन 1948 के नवंबर से 1949 के अक्टूबर के 17 तारीख तक, यानी करीबन 11 महीने, एक साल से थोड़ा कम, तो अप्रोक्सीमेटली एक साल चला ये पूरा डिस्कशन। ठीक है, अभी आप लोग ऐसा मत समझो कि सब लोग खाना पीना छोड़ के 24 घंटे डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, डेली डिस्कशन होता था, बीच बीच में गैप भी होता था, इस पे खर्चा भी बहुत हुआ कि क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे लीडर्स यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, वहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनके खाने पीने का भी खर्चा है। ठीक है, ओके। ड्यूरिंग दिस स्टेज एज मेनी एज 7,653 अमेंडमेंट्स वेयर प्रपोज्ड। अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस, ठीक है, 7,653 अमेंडमेंट्स यानी चेंजेस है, उनको प्रपोज किया गया, और 2,473 वेयर एक्चुअली डिस्कस्ड, इनको डिस्कस किया गया, डिबेट किया गया। ओके, ये सब डिबेट होने के बाद जो थर्ड रीडिंग है, ठीक है, एकदम फाइनल सा टच थर्ड रीडिंग है, वो कब हुआ? नवंबर 14 1948। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट सेकंड रीडिंग जब स्टार्ट हुआ था उसका एक साल, आप ऐसा मान लो, नवंबर 14 1948। ठीक है, सॉरी 49। ओके, बी आर अम्बेडकर जी मूव द नोशन। अच्छा, मूव द नोशन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। मूव द नोशन का मतलब है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, फाइनल प्रस्ताव रखा, या फिर उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम फाइनल सब कुछ रेडी हो चुका है, सेटल कर दिया है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्योंकि हमने सेटल कर दिया है, अब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अभी पास माना जाए और हम लोग इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर मानते हैं। ठीक है, हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आउट ऑफ 299 members of the assembly, only 284 were actually present on that day and signed the constitution. ठीक है, किस दिन? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया, सबने साइन कर दिया, और एनेक्ट किया गया। एनेक्ट इन द सेंस कि अभी लागू तो नहीं हुआ है, बट कोई भी रूल जो 1-2 महीने बाद लागू होने वाला है वो इसी से लिया जाएगा, इसी का एनेक्टमेंट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो वो डेट कौन सा है? द कॉन्स्टिट्यूशन एज एडॉप्टेड और एनेक्टेड ऑन 26 जनवरी 1949 कंटेन्ड प्रियम्बल। एक प्रियम्बल है, मैंने आपको बताया प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल बेसिकली इंडेक्स होता है, ठीक है, या बेसिक आइडियाज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और प्रियम्बल में भी यही डेट मेंशन है। ठीक है, प्रियम्बल 22 पार्ट्स था, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स था। ठीक है, पार्ट्स क्या है, आर्टिकल्स क्या है, शेड्यूल क्या है, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बोल रहे हो कि सर आर्टिकल्स कब पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीक से आर्टिकल्स का क्लास वैसे भी शुरू होगा, बट प्रोबेबली आप इतना जान के रखो कि नेक्स्ट वीक से हम लोग मेन क्लासेस को थोड़ा सा पॉज देके हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी हम लोग मैराथन क्लासेस लेके आएंगे पॉलिटी का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है। ओके, जनवरी 26 1950 वो डेट है, डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट एंड सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे यानी इंडिया अभी डोमिनियन स्टेटस को त्याग करके एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी, यानी जिसका जो टॉप मोस्ट हेड है वो कोई बाहर का नहीं है, वो इंडियन ही है। समझ में आ गया? ओके, अब बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर 1949 को रेडी हो चुका था, तो 2 महीने और वेट करके क्यों 26 जनवरी को ये
रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। यानी 26 जनवरी से कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट शुरू हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होना शुरू हो गए। तब लागू नहीं हुआ था, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया था, साइन वाइन करके हमने अपने पास रख लिया था, ठीक है। जैसे मान लो सीए तो 2019-20 में साइन हो चुका था, बट उसको लागू किया क्या गवर्नमेंट ने? तब लागू नहीं किया, ठीक है। लागू करने के बारे में उन्होंने बाद में सोचा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसी तरीके का कंसेप्ट है। अब यही डेट क्यों? देखो सब कुछ इतना ऐतिहासिक हो रहा है, लोगों ने अपनी जिंदगी गुजार दी, बहुत लोग जवान से बूढ़े हो गए इस आजादी के चक्कर में। हमको अभी इतना फील नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग तो एकदम चिल मार के घूम रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर 75-80 ईयर्स पीछे जाके देखोगे, इतना बदसलूकी, इतना जो हेट्रेड, इतना एट्रोसिटीज, जितना भी मतलब हमारे ऊपर अत्याचार किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश सरकार ने, तो इन सब चीजों से हम लोग एक बार में मुक्त हो रहे थे, ठीक है। तो हर चीज ना ऐतिहासिक होना चाहिए, थोड़ा स्पेशल होना चाहिए। तो हुआ क्या कि जनवरी 26 वो एक डे था। इट वाज ऑन दिस डे 1930 दैट पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था फॉलोइंग द रिजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डिफरेंट सेशंस होता था पूरे इंडिया में, आपको पता है, मैंने बताया अपने बहुत सारे क्लासेस में। तो दिसंबर 1929 को जो सेशन हुआ, वहां पे ये बात उठा कि पूर्ण स्वराज हमको चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। देखो हम लोग इंडिपेंडेंस का तो मांग करेंगे, बट ऐसा नहीं कि वो लोग हमको इंडिपेंडेंस देके एकदम टॉप मोस्ट हेड पोजीशन में कोई ब्रिटिशर बैठ जाए। हमको पूरा स्वराज चाहिए, पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हमको कोई हेड बाहर का नहीं चाहिए, अपना ही हेड चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको इंडिपेंडेंस मिलता भी है, हम लोग तब तक हमारा लड़ाई नहीं रोकेंगे जब तक हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मिल जाता। और दिसंबर के सेशन में जो ये बातचीत उठा, अगले ही साल दिसंबर 1929, अगले ही साल 1930 के जनवरी 26 में इस दिन को, जनवरी 26 के डे को पूर्ण स्वराज डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया गया। इसीलिए इसी चीज को रिकॉल करते हुए, इसी चीज को ऐतिहासिक बनाने के लिए, हिस्टोरिक बनाने के लिए, ताकि सब लोग याद रखें, जनवरी 26 को ही हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? ओके। सो और क्या क्या चीजें देखो। अच्छा, सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, ठीक है, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल कंटेन्ड इन आर्टिकल, यहाँ पे जो भी जितने भी आर्टिकल्स हैं, केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949 इटसेल्फ। यानी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यानी सिटीजनशिप, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था, ठीक है। इलेक्शन हम लोग करवाने वाले थे, फिर जो प्रोविंशियल पार्लियामेंट है, उसके बाद टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, जितने भी थे, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे जो कि इन सारे आर्टिकल्स में मेंशन था, इनको लागू कर दिया गया नवंबर 26 को। बट ओवरऑल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब से हुआ? जनवरी 26, 1950, ठीक है। अच्छा, 24 जनवरी, उससे ठीक 2 दिन पहले 1950 को लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया गया। लास्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। देखो हमने एडॉप्ट एक्सेप्ट करके पहले अपने पास रख लिया था। ये वाला जो डेट है, हमने एडॉप्ट किया कि हाँ, सबने अपना रजामंदी दे दिया, सबने वोटिंग कर दिया, ठीक है, एनेक्ट करके अपने पास रख दिया। उसके बाद सारे जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने, बड़े बड़े लीडर्स से अपना साइन कर दिया, एंड इसके 2 दिन बाद इट केम इनटू फोर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, ठीक है। ओके, द प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे कई बार सवाल आया है। द प्रोसेस टुक 2 years 11 months and 18 days, a total expenditure of 64 lakhs। आज के टाइम में आपको कम लग रहा होगा, बट उस टाइम में, ठीक है, 70 years पहले 1950 में 64 लाख बहुत ज्यादा होता है। ओके, जीवी मबलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर इंडिया टर्न्ड इनटू अ रिपब्लिक। तो रिपब्लिक इंडिया का सबसे, लोकसभा का सबसे पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मबलंकर साहब थे, ठीक है।
सो इतने ही फैक्ट्स थे, आपको दिख रहा है सारा फैक्चुअल चीजें है, डेट्स है, नंबर्स है, ठीक है। बट याद रखना है, कौन सा याद रखना है, चलो अभी देखते हैं फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। अच्छा यहाँ पे देख लो, बड़े बड़े लीडर्स साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, खुशी का दिन था। ओके, व्हेन वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप? कब सेटअप किया गया? अगस्त 29, 1947। Who replaced DP खेतान in the drafting committee after his death in 1948? मैंने बोला था लास्ट दोनों याद रखना है, नंबर 6 और 7। तो क्या है ये? टीटी कृष्णमाचारी। ओके, When was the first draft of the Constitution of India published? फर्स्ट ड्राफ्ट कब पब्लिश हुआ था? फरवरी में, और सेकेंड ड्राफ्ट नवंबर में, ठीक है, ठीक है। फाइनल ड्राफ्ट नवंबर में था, सेकेंड ड्राफ्ट कब था देख लो आप लोग, सेकेंड ड्राफ्ट अक्टूबर में और फाइनल ड्राफ्ट नवंबर में, ठीक है। Who was the constitutional advisor to the Constituent Assembly? यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर आपने देखा होगा तो आप कर पाओगे, मैंने इंटेंशनली वो नहीं बताया। यहाँ पे एक पॉइंट था, नोट, BN राव, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव was the constitutional advisor to the assembly, ठीक है, वो एडवाइजर थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? BN राव। नेक्स्ट, on which date did Dr. B.R. Ambedkar introduce the final draft of the constitution in the assembly? फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार किया गया? नवंबर 4, 1948, और उसके बाद फर्स्ट रीडिंग हुआ नवंबर 4 से नवंबर 9, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। देन हुआ सेकेंड रीडिंग, ठीक है, वो जो करीबन 11 मंथ्स चला। हाउ मेनी मेंबर्स वर एक्चुअली प्रेजेंट टू साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन नवंबर 26, ठीक है, 1948। अब आपको यहाँ पे एक डाउट हो रहा होगा कि नवंबर 26 को भी साइन हुआ, जनवरी 24 को भी साइन हुआ। देखो, नवंबर 26 को सबने इस चीज पे साइन किया कि हम लोग इस फाइनल ड्राफ्ट को मानते हैं एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है, हम अडॉप्ट कर देते हैं, ठीक है। और जनवरी 26 को हमने रिलीज कर दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो रिलीज हो ही चुका था, हमने कमेंस कर दिया कि अभी इसी के रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरा देश चलेगा। तो जनवरी 24 को इसको लागू करने के लिए साइन किया गया, ठीक है। 284 होगा, 299 तो पहले था। लास्ट क्लास में जैसा मैंने पूरा सेग्रीगेट करके आपको बताया था कि कितने मेंबर्स थे, 384 मेंबर्स थे, ठीक है, फिर बाद में चेंजेस हुआ वगैरह वगैरह। हाउ मेनी पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल डिड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव व्हेन इट वाज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949? तो क्या है? 22 पार्ट्स, सॉरी ये नहीं होगा, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। On which date did the Constitution of India come into force, now celebrated as Republic Day? क्या होगा? जनवरी 26, 19, अरे यार गलत मार्क क्यों कर रहा हूं सारा, जनवरी 26, 1950। How long did the process of drafting the Constitution take? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 years, 11 months and 18 days। लास्ट क्वेश्चन, Who was the first speaker of the Lok Sabha after India became a republic? ये भी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्या आएगा इसका आंसर? जीवी मवलांकर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास एक आखिरी क्लास होगा जिसमें हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, एंड इसके साथ जो प्रिलिमिनरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो खत्म है। फिर मेन हम लोग घुसने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी आर्टिकल नंबर 1 से, उसके बाद वाले वीक में, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अभी तक अगर आप बने हुए हो then thank you, thanks for watching, and आप लोग प्लीज हमको सपोर्ट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो so that आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ so that सबका एक साथ ग्रोथ और बेनिफिट हो पाए। So तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।